फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल अरिहंत पब्लिकेशन इंडिया लिमिटेड। फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है बहुत ही स्पेशल है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं और लंबे समय से वेट कर रहे थे किसी सीनियर पोस्ट की वैकेंसी का जो किसी गवर्नमेंट बैंक के थ्रू निकाली जाए। तो आपका वेट खत्म होता है। फ्रेंड्स, देखिए पीएनबी ने वैकेंसी निकाली है एसओ की पोस्ट के लिए। और अगर बात की जाए टोटल नंबर ऑफ सीट्स की, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स दी गई हैं पीएनबी के द्वारा 535 सीट्स। तो और ये जो वैकेंसी निकली है ये निकली है सीनियर ऑफिसर के लिए, यानी कि मैनेजर लेवल और सीनियर मैनेजर लेवल के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ये जो वैकेंसी निकाली है पीएनबी ने, पंजाब नेशनल बैंक ने, क्या प्रोसीजर है इसका, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें होंगी इस वैकेंसी से संबंधित वो सभी हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं और प्रिपेयर कर रहे थे खुद को बैंक के लिए, तो वो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं पीएनबी एसओ के लिए 8 सितंबर 2020 से। और जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन वो है 29 सितंबर 2020। तो अभी आपके पास 20 डेज का टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए वही चीज़ है कि पहले आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे सिलेक्शन का, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो एग्ज़ाम होगा, देखिए टेंटेटिव डेट जो दी है ऑनलाइन एग्ज़ाम की वो अक्टूबर या नवंबर में है। तो ये तो बेसिक डिटेल हो गई। आगे मूव करते हैं इसी के साथ। अब बात करते हैं कि जो 535 सीट्स की वैकेंसी निकली है 535 पोस्ट के लिए, उन्हें अलग अलग पोस्ट के लिए किस तरीके से बाइफरकेट किया गया है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी कितनी रखी गई हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। तो अगर हम बात करें रिस्क मैनेजर की, तो देखिए नंबर ऑफ सीट्स हैं 160, क्रेडिट मैनेजर के लिए 200, ट्रेजरी मैनेजर के लिए 30, लॉ मैनेजर के लिए 25, आर्किटेक्ट के मैनेजर के लिए 2 सीट्स हैं, सिविल मैनेजर के लिए 8, इकोनॉमिक मैनेजर के लिए 10, एचआर मैनेजर के लिए 10 और सीनियर रिस्क मैनेजर के लिए 40 और सीनियर क्रेडिट मैनेजर के लिए 50 है। सीनियर मैनेजर की जो पोस्ट है वो उसका जो ग्रेड है, स्केल है, वो MMGS 3rd है। और जो मैनेजर की पोस्ट है उनका जो ग्रेड है MMGS 2nd है। और जो पे स्केल है वो देखिए आपको सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो ये तो बात हुई एक नंबर ऑफ सीट्स की, कंबाइंड नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। लेकिन अगर हम इन्हें अलग से कैटेगराइज करें तो यहाँ पे सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। देखिए, रिस्क मैनेजर के लिए नंबर ऑफ सीट्स मैंने आपको बताई थी 160। तो 160 नंबर ऑफ सीट्स जो हैं इनमें से SC कैटेगरी के लिए जो सीट्स दी गई हैं वो है 25, ST के लिए 12, OBC के लिए 43, EWS के लिए 16, जनरल के लिए 64 और PWBD के लिए 3 सीट्स है। क्रेडिट मैनेजर में टोटल नंबर ऑफ सीट्स 200 है, जिसमें से 31 सीट्स हैं SC के लिए, 15 है ST के लिए, OBC के लिए 54, EWS के लिए 20 सीट्स हैं और जनरल के लिए 80 हैं टोटल, और PWBD के लिए 3 सीट्स है। ट्रेजरी मैनेजर की अगर बात की जाए, टोटल नंबर ऑफ सीट हैं 30, SC के लिए 4, ST के लिए 3, EWS के लिए भी 3 है, OBC के लिए 8 है, जनरल के लिए 12 है और PWBD के लिए 3 है। लॉ मैनेजर में टोटल 25 सीट्स हैं, जिनमें से SC के लिए 3 सीट्स हैं, EWS के लिए 2 सीट्स हैं, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 8 है, जनरल के लिए 11 है और PWBD के लिए अगेन 3 सीट्स हैं। आर्किटेक्ट मैनेजर की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 2 दी गई हैं यहाँ पे, जो कि एक OBC के लिए है और एक जनरल कैटेगरी के लिए है। सिविल मैनेजर के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 8, जिनमें से SC, ST और EWS के लिए 2 एक सीट है और OBC के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए 3 सीट हैं और PWBD के लिए भी 3 सीट्स दी गई हैं। इकोनॉमिक मैनेजर की बात की जाए, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 10 है, जिसमें से SC के लिए और OBC के लिए 2 सीट रखी गई हैं, ST के लिए और EWS के लिए एक सीट है और जनरल कैटेगरी के लिए 4 सीट है और PWBD के लिए भी 2 सीट यहाँ पे रखी गई हैं। HR मैनेजर की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 10 है, जिसमें से SC, ST और EWS के लिए एक सीट है, OBC के लिए 3 है, जनरल के लिए 4 है और PWBD के लिए भी 3 सीट्स दी गई हैं। सीनियर रिस्क मैनेजर की टोटल सीट्स हैं 40, जिसमें से SC के लिए 7 है, ST के लिए 3 है, OBC के लिए 10 है, EWS के लिए 4 है और जनरल के लिए 16 है, PWBD कैटेगरी के लिए 3 सीट है। सीनियर क्रेडिट मैनेजर के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 50, जिसमें से SC के लिए 7 है, ST के लिए 4 है, OBC के लिए 14 है, EWS के लिए 5 है, जनरल के लिए 20 है और PWBD के लिए 3 सीट्स दी गई हैं।
तो इस तरीके से बाइफरकेट किया गया है अलग अलग कैटेगरी के लिए। तो ये तो बात हुई सीट्स का कैटेगराइजेशन की, किस तरीके से इस नंबर ऑफ सीट्स को कैटेगराइज किया गया है। इसी के साथ आगे मूव करेंगे। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, क्या एज लिमिट होनी है इन सभी पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिस्क मैनेजर की, तो देखिए रिस्क मैनेजर के लिए एज दी गई है 25 to 35 ईयर्स, मिनिमम 25 मैक्सिमम 35। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो क्वालिफिकेशन देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास मैथ में, स्टैट्स में या इकोनॉमिक्स में, या फिर FRM, PRM, DTI, RM, MBA फाइनेंस में हो, या फिर CA, ICWA, CFA या PG, PBF किया हुआ हो जिसमें मिनिमम आपके 60% मार्क्स हो। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो या तो आपके पास IIBF का फाइनेंशियल रिस्क इन फाइनेंशियल सर्विस में सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन हो, या फिर सर्टिफिकेट कोर्स हो रिस्क मैनेजमेंट में NIBM का। तो ये आपके डिजायरेबल क्वालिफिकेशन हो गई। अगर हम बात करें पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस की, तो मिनिमम 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है, जो किसी बैंक का, PSU का, कॉर्पोरेट हाई वैल्यू क्रेडिट का या NBFC का होना जरूरी है। अब बात करते हैं क्रेडिट मैनेजर की। तो देखिए क्रेडिट मैनेजर की एज लिमिट सेम है 25 to 35 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है CA, ICWA, MBA और PGDM विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन होना जरूरी है, या फिर इसी के इक्विवेलेंट कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा किसी भी AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से जिसमें मिनिमम आपके 60% मार्क्स का होना जरूरी है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो सर्टिफिकेट होना चाहिए कमर्शियल क्रेडिट का या फिर मूडीज एनालिटिक्स का। मिनिमम जो वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे आपसे मांगा गया है वो 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, पोस्ट क्वालिफिकेशन हो, और हो कहाँ का, बैंक का, PSU का, कॉर्पोरेट हाई वैल्यू क्रेडिट का या फिर NBFC का। ट्रेजरी मैनेजर के लिए एज लिमिट देखिए वही रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो या तो आपका MBA हो फाइनेंस में, या फिर इसी के इक्विवेलेंट कोई भी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से CA, ICWA, CFA, CAIIB या डिप्लोमा इन ट्रेजरी मैनेजमेंट अगर है आपके पास, या फिर PG, PBF भी है जिसमें मिनिमम आपके इन सभी में से किसी में भी 60% मार्क्स का होना जरूरी है। तो अगर आपके 60% मार्क्स हैं इनमें से किसी भी डिग्री या डिप्लोमा में तो आप एलिजिबल हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए सर्टिफिकेट ट्रेजरी डीलर कोर्स का IIBF से, या फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रेजरी मैनेजमेंट NIBM से, ये दोनों क्या है आपके डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। अगर बात की जाए वर्क एक्सपीरियंस की तो देखिए मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन बैंकिंग इन ट्रेजरी ऑफ ए बैंक, या फिर 1 ईयर एक्सपीरियंस वर्किंग विद प्राइमरी डीलर। इन दोनों में से कोई भी एक का भी अगर आपको एक्सपीरियंस है 1 साल का, चाहे फिर वो आपका प्राइमरी डीलर का हो या फिर ट्रेजरी ऑफ बैंक में ऑफिसर का हो, तो आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं देखिए लॉ मैनेजर की। लॉ मैनेजर के लिए भी जो एज का क्राइटेरिया है वो सेम है बिल्कुल, 25 to 35 ईयर्स की एज होना जरूरी है, मिनिमम 25 और मैक्सिमम 35, और या इसके साथ ही आपने ग्रेजुएट किया हो विद अ डिग्री इन लॉ और लॉ ग्रेजुएट, minimum of 60% marks, who has passed 5 years integrated course from the university recognized by the government of India। या तो आपने ग्रेजुएट के साथ आपके पास एक लॉ की डिग्री हो, या फिर आपने लॉ से ग्रेजुएशन किया हो जिसमें आपके मिनिमम 60% मार्क्स हों, या फिर आपने 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया गया हो, तो आप एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं लॉ मैनेजर की पोस्ट के लिए। एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए तो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है एज एन लॉ ऑफिसर इन लीगल डिपार्टमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, या फिर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट या PSU। आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है एज एन लॉ ऑफिसर जो कि किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का हो, या फिर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, या फिर PSU का। तो ये तो बात हुई आपकी लॉ मैनेजर की। अब हम बात करते हैं आर्किटेक्ट मैनेजर की। तो देखिए आर्किटेक्ट मैनेजर के लिए मिनिमम जो एज है 25 है, मैक्सिमम एज दी गई है 35। इसी के साथ क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाएगी तो क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने बैचलर डिग्री है आपके पास आर्किटेक्चर की,
तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज से भी अप्रूव्ड किसी यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हैं, जिसमें आपके पास 60% मार्क्स का होना ज़रूरी है। इसके साथ ही आपके पास एक वैलिड रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, किसमें, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में। और इसी के साथ मस्ट हैव नॉलेज ऑफ ऑटो CAD एंड शुड कन्वर्सेंट विद गवर्नमेंट गाइडलाइंस पर्टेनिंग टू प्रोक्योरमेंट ऑफ वर्क, गुड्स एंड सर्विसेज। तो इन तीनों ही कंडीशंस यहाँ पे ज़रूरी है, मैंडेट इसेंशियल है। इसी के साथ अगर हम वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड सुपरवाइजिंग एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टी स्टोरीड कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स अलॉन्ग विद इंटीरियर्स इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। देखिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए किस चीज़ में, प्लानिंग, डिजाइनिंग, सुपरवाइजिंग एग्जीक्यूशन में, जो कि आपका किस में होना चाहिए, या तो मल्टी स्टोरीड कमर्शियल में हो, या इंस्टीट्यूशनल में हो, या रेजिडेंशियल में हो, या फिर आपका गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर में भी आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें सिविल मैनेजर की तो देखिए सिविल मैनेजर के लिए एज लिमिट सेम रहेगी 25 to 35 ईयर्स। डिग्री की अगर बात की जाए BE BTech डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज्ड किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने BE या BTech किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन उसमें आपके 60% मार्क्स का होना ज़रूरी है। और इसी के साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है आपके पास कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस में ऑफ मल्टी स्टोरीड कमर्शियल में, रेजिडेंशियल में, या फिर गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, लिस्टेड कॉर्पोरेट या फिर लिस्टेड कॉर्पोरेट और इट्स सब्सिडरीज में, या फिर ग्रुप कंपनीज में। इनमें से किसी में भी अगर आपके पास 1 ईयर का कंस्ट्रक्शन का या मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें HR मैनेजर की तो देखिए जो एज लिमिट है सेम है 25 ईयर्स टू 35, 25 से 35 वर्ष के बीच के अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए 2 ईयर्स फुल टाइम। देखिए यहाँ पे ये कंडीशन दी गई है कि पार्ट टाइम जो कोर्स होगा आपका उसे यहाँ कंसीडर नहीं किया जाएगा, या डिस्टेंस एजुकेशन से अगर आपने MBA किया है या कोई भी डिग्री या डिप्लोमा है तो उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आपके पास क्या होना ज़रूरी है, 2 ईयर्स का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन या HR या HRD या HRM या फिर लेबर लॉ में, जिसमें आपके मिनिमम कितने मार्क्स होने ज़रूरी हैं, 60%। बिल्कुल 60% मार्क्स अगर आपके हैं तो आप एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस एज ऑफिसर in the field of HR in scheduled commercial bank, PSU, central or state government departments, listed corporate entity with manpower of over 2000 employees। देखिए यहाँ इन्होंने कंडीशन भी रखी है 2 साल का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए ही चाहिए एज एन ऑफिसर HR के फील्ड में, या तो वो किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का हो या PSU का हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का हो। लेकिन वहाँ की मैन पावर कितनी होनी चाहिए, कम से कम वहाँ की जो मैन पावर है वो 2000 एम्प्लॉयज़ की होनी ज़रूरी है, तभी वो आपका एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाएगा। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक मैनेजर की। तो देखिए इकोनॉमिक मैनेजर के लिए जो एज है 25 to 35 ईयर्स है, मिनिमम 25 मैक्सिमम 35। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। देखिए आपके पास इकोनॉमिक मैनेजर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन PG होना आपका ज़रूरी है इकोनॉमिक्स में, जिसमें आपके मिनिमम 60% मार्क्स हो, या फिर इसी के इक्विवेलेंट कोई भी आपने CGPA फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इट्स रेगुलेटरी बॉडीज से रिकॉग्नाइज्ड किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने CGPA किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन इसी के साथ आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, PSU, सेंट्रल और गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लिस्टेड कॉर्पोरेट एंटिटी में से किसी का भी 2 साल का एक्सपीरियंस का होना भी ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं सीनियर रिस्क मैनेजर की। तो देखिए यहाँ पे एज लिमिट चेंज हो जाती है, 25 ईयर्स से लेकर 37 ईयर्स तक की एज के कैंडिडेट्स क्या है एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो वही है जो कि रिस्क मैनेजर की थी, बैचलर या मास्टर डिग्री मैथ्स में, स्टैट्स में या इकोनॉमिक्स में, या फिर FRM, PRM, DTI, RM या MBA फाइनेंस में, या फिर CA या फिर ICWA या CFA या फिर PGPBF।
60% मार्क्स के साथ अगर इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। अगर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात की जाए यहाँ पे तो देखिए सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इन रिस्क इन फाइनेंशियल सर्विस IIBF से या फिर सर्टिफिकेशन कोर्स इन रिस्क मैनेजमेंट NIBM से, ये आपके क्या है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है जिसका होना ज़रूरी है। अगर बात की जाए एक्सपीरियंस की तो एक्सपीरियंस में चेंज है थोड़ा सा, यहाँ पे 3 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो किस में होना चाहिए आपका, या तो किसी बैंक में हो या PSU में हो या फिर कॉर्पोरेट हाई वैल्यू क्रेडिट में हो या NBFC में हो। तो ये बात हुई सीनियर रिस्क मैनेजर की। अब बात करते हैं सीनियर क्रेडिट मैनेजर की। देखिए एज का क्राइटेरिया वही रहेगा, मिनिमम 25 और मैक्सिमम 37। एसेंशियल क्वालिफिकेशन CA ICWA MBA और PGDM विद स्पेशलाइजेशन ऑन इन फाइनेंस और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा हो आपके पास किसी भी AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से जिसमें मिनिमम 60% मार्क्स हों तो आप एलिजिबल हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो सर्टिफिकेट इन कमर्शियल क्रेडिट या फिर मूडीज़ एनालिटिक्स का होना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस 3 इयर्स का रिक्वायर्ड है यहाँ पे, जो कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंक PSU कॉर्पोरेट हाई वैल्यू क्रेडिट या फिर NBFC का। सो फ्रेंड्स ये तो बात हुई आपकी कि क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, क्या एज लिमिट है। इसके साथ ही आगे मूव करते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके अलावा, ये तो बात हो गई बेसिक डिटेल की कि आपका जो रिलैक्सेशन दिया गया है एज में, देखिए कि यहाँ पे जो एज बताई गई है वो अनरिजर्व क्लासेस के लिए है, लेकिन कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन दिया गया है, रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। देखिए एज रिलैक्सेशन तो जो दिया गया है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 इयर्स का है। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए 10 इयर्स का, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 इयर्स का दिया गया है। और कौन कौन सी कंडीशंस हैं वो सामने स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चिल्ड्रन फैमिली मेम्बर्स ऑफ दोज वो डाइड इन 1984 रियॉट्स, उनके लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ये तो बात हुई फ्रेंड्स एज रिलैक्सेशन की। अब हम इसी के साथ आगे मूव करते हैं। देखिए अब देखते हैं सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, कि जो सिलेक्शन होगा वो किस बेस पे होगा, क्या प्रोसीजर रहेगा सिलेक्शन का। तो अगर बात की जाए सिलेक्शन के प्रोसीजर की तो 2 बेसिस है, 2 तरीक़ों से होगा। पहला होगा आपका ऑनलाइन टेस्ट और दूसरा होगा आपका इंटरव्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑनलाइन टेस्ट की। तो देखिए ऑनलाइन टेस्ट जो होगा 4 सब्जेक्ट है, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू द पोस्ट, मतलब जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो प्रोफेशनल नॉलेज है उससे रिलेटेड होगा वो। तो अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए गए हैं कितने, 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, जो कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 200। लेकिन एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 1 नंबर नहीं दिया गया है। रीजनिंग और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो यहाँ तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं, रीजनिंग में भी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी। लेकिन अगर बात की जाए इंग्लिश लैंग्वेज की और प्रोफेशनल नॉलेज की तो इंग्लिश लैंग्वेज में एक क्वेश्चन यहाँ पे 0.50 मार्क्स कैरी करता है और प्रोफेशनल नॉलेज में एक क्वेश्चन 1.50 मार्क्स कैरी करता है। तो यहाँ पे जो नंबर है वो चेंज हो गए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स ड्यूरेशन की। तो देखिए ड्यूरेशन यहाँ पे दी गई है कितने, 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स। तो ये तो बात हुई ऑनलाइन टेस्ट की। ऑनलाइन टेस्ट इसी के साथ देखिए अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है। जो नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 0.25% की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि अगर आपको एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए, एक करेक्ट आंसर के लिए 1 नंबर दिया जा रहा है और आप कोई गलत आंसर पे टिक करते हैं तो उस गलत आंसर के लिए जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन होगा उसका 0.25% मार्क्स क्या होगा, डिडक्ट होगा। तो ये बात हुई नेगेटिव मार्किंग की। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स इसी के साथ। देखिए अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस जो दी गई है, अगर बात की जाए SC ST और PWBD कैटेगरी की, यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ की, तो एप्लीकेशन फ़ी उनके लिए जो तय की गई है वो है 175 रुपीज़ पर कैंडिडेट। और इसके अलावा जितने भी कैटेगरी हैं उन सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए जो फीस तय की गई है वो है 850 रुपीज़ पर कैंडिडेट। तो एप्लीकेशन फ़ी की बात हो गई है, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। इसी के साथ आगे मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपको अप्लाई किस तरीके से करना है। तो देखिए एप्लीकेशन मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 8 सितंबर 2023
2020 से, और जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो है 29 सितंबर 2020। तो फ्रेंड्स लेट मत कीजिए, सारी डिटेल आप जान ही चुके हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट है पीएनबी की www.pnbindia.in, उस पर आपको जाके लॉगिन करेंगे आप वहाँ पे। उसके लिए आपके पास आपका एक वैलिड ईमेल आईडी और एक कॉन्टैक्ट नंबर होना ज़रूरी है, जिससे कि जब तक वो नंबर और ईमेल आईडी आपको एक्टिव रखना होगा, जब तक आपका पूरा जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो ख़त्म नहीं हो जाता। क्योंकि जो पीएनबी है, जो बैंक है, वो आपसे अगर कांटेक्ट करेगा तो आपको ईमेल आईडी या कांटेक्ट नंबर के थ्रू ही कांटेक्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद जब आप ऑफिशियली साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन अप्लाई करने का। उस लिंक पे क्लिक करके आगे की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ आपको ऑनलाइन फ़ी का पेमेंट करना होगा, और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपसे वहाँ पे मांगे जाएंगे वो आपको वहाँ पे अपलोड करने होंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जब आप फॉलो करेंगे तो इस तरीके से आपका एप्लीकेशन हो जाएगा। ये तो एप्लीकेशन की कि किस तरीके से आपका एप्लीकेशन फिल करना है। सो फ्रेंड्स देखिए, जितनी भी इस वैकेंसी से जुड़े इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो सभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी कंसर्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये देखिए लास्ट डेट जो है इसकी वो 29 सितंबर है, तो जल्दी कीजिए फ्रेंड्स, जल्द से जल्द जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी आपसे एक नई वैकेंसी के साथ, एक नए जॉब रिक्रूटमेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।